सभी बच्चों को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका AK47 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी इस ऑनलाइन मुहिम के अंदर जो लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, आप लोगों का सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत बढ़िया। देखो, ये जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस की मुहिम शुरू हुई है, उस मुहिम को हमने एक बहुत ही बड़े अच्छे तरीके से अब आगे बढ़ाने की कोशिश हमारी जारी है। लेकिन मेरा जो मोटा है, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस तरीके से हम इस नई सीरीज के अंदर पढ़ाने की कोशिश करें, हमारा नया उद्देश्य है हर बच्चा हंसेगा भी और पढ़ेगा भी। भाई बायोलॉजी अब जो पढ़ेंगे ना, हम हंसते हंसते पढ़ेंगे। वो ज़माना नहीं है कि आपको बर्डन लगे, बोझ लगे, कैसे याद होंगे। हम पढ़ेंगे भी और हंसते हंसते पढ़ेंगे। इतनी खुशी खुशी सुबह पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हर बच्चे की मॉर्निंग इतनी खुशी के साथ शुरुआत करवाने वाला हूँ। दिन भर मस्त शानदार झक्कास जाएगा और ज़िंदगी में ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसी पढ़ाई वो हर रोज़ करेगा, अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएगा। देखो, हमारी इस पूरी क्लास में क्या होने वाला है, हर एडिटोरियल के अंदर, हर क्लास के अंदर क्या होने वाला है, उसकी मैं नई रूपरेखा लेके आया हूँ। क्योंकि नई रूपरेखा मैं इसलिए लेके आया हूँ कि कोरोना काल में मैंने देखा है बच्चे मुरझा गए हैं। हमारे फूल से बच्चों में ऐसी मुरझाहट आ गई है कि फूल सूखने लगे हैं। सूखने नहीं देंगे, फिर से खिलेंगे और उनको खिलाएंगे हम। उसी के लिए मैं ये क्लास प्रिपेयर करवा रहा हूँ। इस क्लास के अंत में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी हर रोज़ सुनाऊंगा। अर्ली इन द मॉर्निंग मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी हर रोज़ सुनाऊंगा, जो आपके दिन को सही दिशा में ले जाएगी। आपको वो सब बताऊंगा जिससे हमारा टारगेट आपका, मेरा, हमारी फैमिली का, हमारे देश का आगे बढ़े और हम वो सब कुछ करें जो हमारे समाज के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, देखना, ध्यान रखना, ये है क्लास भी होगी और लास्ट में एक स्टोरी भी होगी। वो स्टोरी में ऐसी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन्स की आपको बताऊंगा लास्ट में, जिनको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके बाल रोम रोम खड़े हो जाएंगे। खुशी होगी आपको, आपके मन में जोश भी आएगा, क्या करना है। ठीक है, वो सारा होगा। और ध्यान रखना ये चीज़ का भी, मैं आपको कैसे अचीवमेंट होगा अपना लक्ष्य, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं। सब भूल जाओ, पीछे जो कुछ हो रहा है सब वास हो गया है। इस कोरोना ने हमें बिल्कुल वाइट माइंड कर दिया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फिर से शुरू हो रहे हैं और एक ऐसी एनर्जी के साथ शुरू रहे हैं। इस बार हम मिल्खा की तरह दौड़ेंगे और दौड़ेंगे भी ऐसे कि मेडल लेके आएंगे। आज की स्टोरी का नायक कौन है? भाग मिल्खा भाग। मैं सिखाऊंगा आपको लास्ट में कि कैसे मिल्खा ने टारगेट सेट किया था और कैसे मेडल लेके आया था। लेकिन अभी अपना जरूरी क्या है, पहले अपना टॉपिक चलेगा, लास्ट में सरदार जी मिल्खा सिंह की बहुत ही बहादुरी वाली शानदार स्टोरी होगी। देखो, आज का अपना टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। पढ़ेंगे भी और हंसेंगे भी। क्यों? क्योंकि बहुत रो लिए, अब नहीं रोएंगे। इस रोने से मिलता क्या है? जिएंगे तो हंस के जिएंगे, खुशी इतनी होगी, माइंड इतना अच्छा चलेगा कि सब कुछ याद हो जाएगा। रोने से भूलता है आदमी, दुख में आदमी बहुत दूर चला जाता है सफलता से। अगर सफलता के पास चलना है तो खुश रहना है, और इतना खुश रहना है कि जो पढ़े दिमाग में अपने आप सेट होता चला जाएगा। देखो, परिसंचरण तंत्र सबसे पहले देखो, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? दुनिया में सबसे पहले किसने बताया परिसंचरण तंत्र के बारे में? होता क्या है पहले परिसंचरण तंत्र, वो बता देता हूं। फिर सबसे पहले दुनिया में किसने बताया? किसी भी जीव की बॉडी में, बात ह्यूमन की नहीं है, हम हर की बात करेंगे। किसी भी जीव के शरीर में जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थों को पूरे शरीर में स्थानांतरित करने के लिए जिस तंत्र का, जिन अंगों का उपयोग होता है, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, शब्द को पहचानो। शब्द लिखा हुआ है परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें छुपा हुआ है इसकी परिभाषा। परि का मतलब होता है चारों तरफ। आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज। परि का मतलब चारों ओर, यानी हर तरफ। ठीक है, और संचरण का मतलब फैलना, दौड़ना। यानी परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र है जीवों के शरीर में जो कि उसकी संपूर्ण शरीर के अंदर, कंप्लीट बॉडी के अंदर पदार्थों का क्या करता है?
फैलाव करता है, हर जगह पदार्थों को पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव के व्यू में बात किया जाए, मानव के दृष्टि से बात किया जाए तो मानव के शरीर में 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। उससे पहले परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं यहाँ जो शब्द है वो लिख रहा हूँ, इनकी जो परिभाषाएं हैं बोल रहा हूँ बार बार, आप आसानी से लिख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। एक चीज और बोलता हूं, इस बार हमने इतना चेंज किया है, जैसे ही कोई टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद में वो क्वेश्चन करवाऊंगा। हर क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे और कहीं भी आया हो, मेरा ये इतना कुछ प्रयास है कि किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा, क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन हंसते रहना है, पढ़ते रहना है। देखो, विलियम हार्वे को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। आगे बात समझ में, परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है। देखो, मानव के शरीर में 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं? 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र कौन कौन से हैं? इधर लिख रहा हूं। मानव में 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र, 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक है रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। पहले अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करता हूं मैं रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा। ये आप लोगों ने देख ही लिया है, एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? विलियम हार्वे कौन था? अब हम शुरू करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव के शरीर में 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। एक कौन सा है? बता दिया आपको, एक रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा कौन सा है? लसिका परिसंचरण तंत्र, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन देख रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इसका मतलब यह है कि यहां परिसंचरण करने के लिए जो माध्यम होगा वो क्या होगा? रक्त। मानव में या किसी जीव में यदि विभिन्न पदार्थों का संचरण शरीर में फैलाव रक्त के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे? यदि किसी जीव के शरीर में विभिन्न पदार्थों का संचरण रक्त के द्वारा होता है, यानी यह माध्यम क्या है? ब्लड है, रक्त है। यदि रक्त के द्वारा संचरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आगे बात समझ में, रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, और दूसरा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, जिनको आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हो। कुछ भी नहीं है, परीक्षा में आता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है। क्योंकि एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा से, यानी कि 10वीं तक की जो साइंस है वहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो 10वीं तक की साइंस में जो भी शब्द आ चुके हैं उनका हमें पता होना ही चाहिए। 6 से लेकर के 10 तक वो एग्जाम में आते हैं, हमें पता करना है। लिखे हैं ये खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इसका मतलब ये है यदि शरीर में रक्त का परिवहन, शरीर में रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों से बाहर, रक्त वाहिनियों से बाहर रक्त पात्रों में होता है, रक्त पात्रों में होता है तो वह परिसंचरण क्या कहलाता है?
वो कहलाता है खुला परिसंचरण तंत्र। अभी आपको ये चीज पकड़ में ना आए, लेकिन आप इतना याद ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर निकल करके बॉडी के अंदर क्या होंगे, बड़े बड़े आप ये कह सकते हो खुली संरचनाएं होंगी, वहां पर ब्लड आता है। ये ह्यूमन में नहीं है। मैंने आपको बताया है जीवों के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का पाया जाता है। यहाँ जीवों की सभी की बात हो रही है, ह्यूमन की बात होगी वो भी अपन देखेंगे। देखो ये खुला परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है बताऊंगा अभी, लेकिन पहले आपको समझना ही है, डायग्राम से बता रहा हूं। पहले बंद की परिभाषा लिख दूं उसके बाद में, चलो चित्र से देख लो। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, ये हृदय है। आप पहले देखो एक आरेख बनाते अपन, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकलता है किसमें, रक्त वाहिनियों में। हृदय से रक्त किस में जाता है, रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में जाएगा, रक्त वाहिनियों में। अगर इंग्लिश में दिक्कत है हिंदी में लिख देता हूं, रक्त वाहिनियां किन में जाएगा, रक्त वाहिनियों में जाएगा। कौन सी रक्त वाहिनियों में जाएगा, हृदय से रक्त बाहर निकलता है, कौन लेके जाते हैं, याद कर लो, हाँ ठीक है, धमनियां लेके जाती हैं। धमनियों से रक्त जाता है लास्ट में सबसे छोटे आकार की रक्त वाहिनियों में बहता बहता, उनको हम क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। और इन केशिकाओं से जो रक्त है वो वापस किन में आता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली रक्त वाहिनियां, जिनको हम क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। सबसे छोटे आकार की जो शिराएं होती हैं जिनको हम वेन्यूल कहते हैं, सिरिकाएं कहते हैं। यहाँ मैं एक बार शिरा लिख देता हूँ। और ये जो शिरा है इससे रक्त वापस किन में आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। यहाँ आप देख रहे हो कि रक्त का जो परिसंचरण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, हृदय से रक्त निकलने के बाद में धमनी में, धमनी से किसमें, केशिकाओं में, केशिकाओं से सिराओं में, सिराओं से वापस हार्ट में। आगे बात सुनिए, कहीं पर भी ब्लड जो है वो रक्त वाहिनियों से बाहर नहीं निकल रहा है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या कहलाता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है, ह्यूमन में तो है ही ये कोर्डेटा संघ के सदस्यों में तो है ही, लेकिन ह्यूमन वाला नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है एक एग्जाम्पल, वो है एनिलिडा। एनिलिडा के सदस्यों के अंदर क्या पाया जाता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, वो एग्जाम्पल पूछा जाता है, वो है फेरेटिमा, केंचुआ। क्वेश्चन आता है केंचुए के अंदर किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो किस प्रकार का, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, ध्यान रखना, एनिलिडा बता दिया। एनिलिडा का कौन सा जीव याद रखना है, केंचुआ याद रखना है, ठीक है। देखो इसके अलावा कहां मिलेगा, एक मोलस्का संघ का सिफेलोपोडा, ये मोलस्का संघ की क्लास है सिफेलोपोडा। नाम से पहचानो, कुछ नहीं है, लिखा है सिफेलो। सिफेलो का मतलब होता है सर, सिफेलो का मतलब क्या होता है, सर, अरे हेड, सर। और पोडा का मतलब पैर। मस्त रहो, कुछ नहीं है, आप तो बस सुनते जाओ और ध्यान रखो, जो बताया उसको दिमाग में बैठाओ, टुकड़े करो शब्दों के, अपने आप तैयार हो जाएगी। सिफेलोपोडा मोलस्का की क्लास है। सिफेलो का मतलब सर, ठीक है, पोडा मतलब पैर, यानी जिनके सर पर पैर जुड़े हुए होते हैं, याद करो ऑक्टोपस, देखा है, सर पर बुझाएं, देखें ना, उनके अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा फाइलम है, ठीक है ना, बायोलॉजी के अंदर संघ है इकाइनोडर्मेटा, उसके अंदर कौन सा, होलोथूरिया के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र है। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। कोर्डेटा के सभी सदस्यों के अंदर कैसा है, बंद परिसंचरण तंत्र है। केवल किन को छोड़ करके, नाम बताऊंगा अभी इसमें, किसको छोड़ करके, जो पूछा जाता है। मेरा कहने मतलब यहां पर आपको जो एग्जाम्पल याद रखना है, मोस्ट, एनिलिडा का अर्थवॉर्म, ठीक है। मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद प्रकार का पाया जाता है। बंद क्या होता है बता दिया। अगला देखो, खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, हृदय से जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों में जाता है, लेकिन इनमें जो है वो केशिकाएं नहीं होती हैं, इनमें रक्त वाहिनियों से बाहर रक्त पात्रों में आ जाता है, रक्त पात्रों में आ जाता है, यानी खुली संरचनाएं होती हैं। हार्ट होता है, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकल रहा है ब्लड वेसल्स में, और ये ब्लड वेसल्स में लास्ट में ऐसी बड़ी संरचनाएं जुड़ी हुई होती है।
जिनको हम क्या कहते हैं, इनको रक्त पात्र कहा जाता है। इनके अंदर इन जीवों के शरीर के जो अंग है वो डूबे हुए होते हैं और यहाँ से रक्त जो है वो वापस रक्त वाहिनियों की सहायता से किस में आता है, हार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का परिसंचरण क्या कहलाता है, इस प्रकार का परिसंचरण खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, इसका मोस्ट जो एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, वो मैं बताता हूं। कोर्डेटा संघ के अंदर, कोर्डेटा संघ जो है ना उसके अंदर एक उपसंघ है। ठीक है, कौन सा उपसंघ, देखो कोर्डेटा के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कोर्डेटा के अंदर 3 कौन कौन से, यूरोकोर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा पढ़े ना ये। उसके अंदर यूरोकोर्डेटा के अंदर, किसमें, यूरोकोर्डेटा के अंदर एक क्लास है एसिडीसिया। ठीक है, एसिडीसिया भाई, वहां पर एक एग्जाम्पल है वो है हर्डमानिया। क्या एग्जाम्पल है, हर्डमानिया, जिसको समुद्री फुहारा भी कहते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल पूछा जाता है। क्यों सुनाता है, एसिडियन, यानी या तो आपको दे दिया जाएगा एसिडिया, ठीक है, या ये लिखा जाएगा एसिडियन। एसिडियन शब्द भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। उसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ध्यान रखना, उसके अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला प्रकार का। कोर्डेटा संघ के अंदर ये एक क्लास है एसिडीसिया, उस क्लास के जीवों के अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा और कौन से हैं, तो उनका नाम मैं यहां लिख देता हूं। उनके नाम कौन कौन से हैं, एक मिलेगा आपको किसके अंदर, एनिलिडा के बाद में कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में भी कैसा परिसंचरण तंत्र है, खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। और किन में है, और मोलस्का में, मोलस्का के जो सदस्य हैं उनके अंदर भी किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, खुला प्रकार का। और कोर्डेटा, देखो इसके आगे अपना जो है मानव रक्त के बारे में अपने को देखना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको बताया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मानव के अंदर 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, अपने को पता है कि परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का है। 2 प्रकार के कौन कौन से, एक रक्त परिसंचरण तंत्र है और दूसरा कौन सा है, लसिका परिसंचरण तंत्र। यदि आप देखो तो वो ये लिख सकते हो इसके अंदर कि मानव में परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का कौन सा है, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा लिम्फेटिक यानी लसिका परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसमें अपन पहला देखेंगे, पहले रक्त परिसंचरण तंत्र। इस रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, देखो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से, नंबर 1 रक्त, नंबर 2 रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, और नंबर 3 हृदय, हार्ट। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इस ब्लड के बारे में। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उतर जाना, अगर वहां पर ये दिया हुआ है मानव शरीर से संबंधित सिलेबस के अंदर बिंदु दिया हुआ है, तो 100% आपको ब्लड के अंदर से क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपके सामने लेके आऊंगा क्वेश्चन की ऐसी सीरीज, लास्ट एग्जाम्स की, पिछले सालों में होने वाली परीक्षाओं के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिसके अंदर देखेंगे ब्लड में से क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का पहला भाग, और वो है रक्त। पहली चीज, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्लड की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, हीमेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमेटोलॉजी। दूसरी चीज जो ध्यान रखना है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, ब्लड की पीएच होती है 7.4, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, इनको हम लिख सकते हैं ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्यों होता है ये भी आपको बताया जाएगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी ब्लड किससे मिलकर बना होता है, तब अपने को पता चलेगा जब अपन इसका संगठन देखेंगे कि किससे मिलकर बना हुआ है। बता दूं यहाँ पर इसके अंदर पाए जाने वाले जो साल्ट्स हैं, जैसे NaCl, अदर प्रकार के जो साल्ट्स हैं,
आप सोचोगे क्या ये भी इसमें होता है? ये इसमें Na+Cl- के रूप में होता है, जिसके कारण ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, आगे देखो ब्लड की अमाउंट। अगर अपन मात्रा देखें कि रक्त की मात्रा कितनी होती है, यहां बात हो रही है मानव की। मानव के अंदर, नर और मादा के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की जो मात्रा होती है, नर के अंदर रक्त की मात्रा लिखी जाती है 5 से लेकर के 5.5 लीटर। ठीक है, और मादा के अंदर जो रक्त की मात्रा लिखी जाती है 4.5 से लेकर के 5 लीटर तक लिखी जाती है। एक बात और लिखी जाती है, वो ये कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जिसका भार 60 केजी है, हाइट 5 फीट और 7 इंच के तकरीबन है, उसकी बॉडी के अंदर जो बॉडी का वेट है उसका तकरीबन 7 to 8% वेट किसका होता है? ब्लड का होता है। ठीक है, यानी ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है, तो उसका आंसर कितना होगा? 7 से 8% जो है वो ये मात्रा होती है। ठीक है, आगे देखो रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त हो बनता कैसे, कहाँ बनता है, तो भाई उसका आंसर इसी से मिलने वाला है। रक्त में होता क्या क्या है, उससे आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। देखो रक्त में क्या क्या पाया जाता है। हमारा रक्त जो है 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। 2 भाग कौन कौन से हैं इसके अंदर? एक भाग प्लाज्मा, दूसरा भाग रक्त कणिकाएं, जिनको ब्लड कॉर्पसल्स इंग्लिश में बोलते हैं। प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है, और रक्त कणिकाएं कितनी होती है? 45% होती है। ठीक है, ये प्लाज्मा कहाँ से बनता है? ये बनता है पचित भोज्य पदार्थों से। ठीक है, और रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? ये लाल अस्थि मज्जा में बनती है। आपके सामने ये भी आ सकता है, सफेद अस्थि मज्जा भी होता है, व्हाइट बोन मेरो भी होता है, रेड बोन मेरो भी होता है। कौन सी हड्डियों में होता है? चलो वो डिस्कस एक बार बताता हूँ। यहाँ पर भी हमारे शरीर के अंदर ऐसी हड्डियाँ जिनका आकार अधिक बड़ा है, यानी जो बड़े आकार की हड्डियाँ हैं, उनके अंदर हड्डियों की संरचना के अंदर पढ़ोगे आप कि हड्डी के अंदर जो है 2 प्रकार का अस्थि मज्जा आपको मिलेगा। एक लाल अस्थि मज्जा मिलेगा और एक सफेद अस्थि मज्जा मिलेगा। इस लाल अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। वो तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएं कहाँ बनेंगी? इसी के अंदर बनेंगी। ठीक है, रक्त कणिकाओं के अंदर देखेंगे कौन कौन सा क्या क्या होता है। देखो ये जो प्लाज्मा ये कहाँ से बनता है? हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया गया है, उस भोजन का पाचन होने के बाद में उसका होता क्या है? याद करो, मैंने लीवर के अंदर बताया था कि भोजन का पाचन होने के बाद में छोटी आंत से पचित भोज्य पदार्थ को पोर्टल सिस्टम द्वारा, किसके द्वारा? निवाहिका तंत्र द्वारा। निवाहिका तंत्र क्या है? पोर्टल सिस्टम बताया था आप लोगों को। पोर्टल सिस्टम, जीवों के अंदर 2 प्रकार का पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। यहां हम बात की कर रहे हैं ह्यूमन की। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी यकृत निवाहिका तंत्र, उसमें यही बताया था कि पचित जो भोज्य पदार्थ है वो रक्त वाहिनियों की सहायता से, किसके द्वारा? शिरा का नाम बताया था आपको, उसकी सहायता से, उस हिपेटिक पोर्टल वेन की सहायता से ब्लड जो है वो कहाँ जाता है? यानी यकृत निवाहिका शिरा की सहायता से ब्लड को कहाँ भेजता है? यकृत में भेजा जाता है। और यकृत के अंदर फिर क्या होता है? वो जो भोजन आया है उसी को भेजा जाता है किसके अंदर? रक्त में मिलाया जाता है, और वो किसका निर्माण करता है? प्लाज्मा का निर्माण करता है। यानी प्लाज्मा के भीतर क्या होगा? प्लाज्मा के भीतर यानी प्लाज्मा बना होता है पचित भोज्य पदार्थों के द्वारा। इसके अलावा प्लाज्मा में होता है शरीर में पाए जाने वाले वे सभी प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो शरीर को जिंदा, ऊर्जावान और एक संतुलन की स्थिति में बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे के सारे किसमें होते हैं? इस प्लाज्मा के अंदर होते हैं। देखो इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। इस प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को हम 3 भागों में बांटेंगे। उन 3 भागों में बांटने से पहले मैं आपको बताता हूं, प्लाज्मा में जो भी पदार्थ हैं वो मुख्यतया 2 भागों में बटे। एक जल, प्लाज्मा के अंदर
जल जो है वो कितना प्रतिशत होता है? 90% होता है। बाकी का जो भाग है जिसको हम सॉलिड पार्ट या ठोस भाग कहते हैं, ये कितना परसेंट है? 10% है। इसी ठोस भाग को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? जिसको एक हम कार्बनिक भाग या इसको हम कह सकते हैं प्रोटीनीय भाग। यहां से क्वेश्चन आता है भाई, प्रोटीनीय भाग से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है अभी डिस्कस करने वाला हूं। दूसरा है अकार्बनिक भाग, अकार्बनिक भाग। और तीसरा है अन्य भाग। आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत तेज या जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास किसको समर्पित है? भाग मिल्खा भाग। तो मिल्खा भागेगा आज, पकड़ना आपको है, आप कितना पकड़ पाते हो। देखो प्रोटीनीय भाग, प्रोटीनीय भाग कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा के अंदर 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। 4 प्रकार की प्रोटीन कौन कौन सी होती है? याद करो वो दिन जिस दिन आपको 4 प्रोटीन का कोई क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, बड़ी खुशी होगी आप लोगों को कि वाह मजा आ गया, ये क्वेश्चन हमने वहां पढ़ा था, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो 4 प्रोटीन कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन कहलाती है। ठीक है। नंबर 2 प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली दूसरी मुख्य प्रोटीन ग्लोबुलिन। हिंदी में लिखूं क्या? हाँ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं सर हिंदी में लिखो। लिखेंगे भाई ग्लोबुलिन। याद करो ग्लोबुलिन के बारे में। प्लाज्मा में पाई जाने वाली ग्लोबुलिन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से? अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। देखो अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। यही गामा ग्लोबुलिन, बस इसी की महिमा है शरीर में, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का। हाँ सुना नाम, ये वही एंटीबॉडी है जो आज कोरोना के अंदर सबको परेशान करने से बचा रही है। कैसे? आप लोग कभी क्या सुन रहे हो कि वैक्सीनेशन चल रहा है, टीकाकरण चल रहा है, हमें टीके लगवाने हैं। भाई टीकाकरण करने से क्या होगा? भाई टीकाकरण करने से बॉडी में क्या बनेगी? एंटीबॉडीज बनेंगी। वो एंटीबॉडीज किस प्रोटीन से बनती हैं? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती हैं। मेरे भाइयों हम कभी कभी क्या करते हैं, हमें एक नाम और मिल जाता है ना तो हम तपाक से उसको टिक कर देते हैं बोर्ड पे, पेपर के अंदर। अगर हमें ग्लोबुलिन प्रोटीन मिल जाए ना और वहीं पर लिखा हुआ ग्लोबिन प्रोटीन मिल जाए कि एंटीबॉडी किस प्रोटीन से बनती है, तो हम बिल्कुल ग्लोबिन प्रोटीन आ गया पहले टपाक से कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ग्लोबिन और ग्लोबुलिन एक ही तो होगी। नहीं रहे, ये हीमोग्लोबिन में है। ये किस में है? ये हीमोग्लोबिन के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन है और ये अलग है। आई बात समझ में? बता रहा था मैं कोरोना के बारे में, सुन लो ध्यान से। कोरोना का टीका लगवाना है, जरूरी है, क्योंकि कोरोना के टीके के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस इंटर करवाया जाता है, जो कि शरीर में पहुंच करके और एंटीबॉडी बनाता है। यानी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में कन्वर्ट करवाता है? एंटीबॉडी में, जो कि भविष्य में कोरोना वायरस का शरीर में संक्रमण होने पर ये एंटीबॉडीज उस वायरस को क्या कर देती है? नष्ट कर देती हैं। यानी हमें कोरोना के संक्रमण से पहले ही शरीर में क्या बना लेनी है? एंटीबॉडी। आ गई समझ में? एंटीबॉडी बन जाएंगी। संक्रमण कभी हो भी गया ना तो दिक्कत नहीं, बॉडी अपने आप काम कर लेगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको बता देता हूं मैं, हमारी बॉडी के अंदर 38 ट्रिलियन, भाई ध्यान से सुन लेना, कान थोड़े ठीक रखने हैं यहाँ पर। ये क्लास के अंदर कान ठीक नहीं रखोगे ना तो मामला ऊपर से निकल जाएगा, फिर ढूंढते रहोगे कहाँ पर पहुँच गए। हमारे शरीर के अंदर 38 ट्रिलियन सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 38 ट्रिलियन, समझते हो भाई? मेरे को पता नहीं है 38 ट्रिलियन कितने होते हैं, सरदार जी सर बताएंगे गणित वाले ट्रिलियन कितना होता है, लेकिन फिर भी देख लेना, लिख देता हूँ यहाँ पर। 38 ट्रिलियन का मतलब ये है, हमारे वाले गणित में ये कितनी जीरो लगानी है? ये होगी 6 2 8, 8 3 11 और 1 12। लो भाई, अगर 38 के आगे 12 जीरो लगेगी ना तब जाके 38 ट्रिलियन होगा। इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में होते हैं, उपस्थित होते हैं एवरी टाइम। फिर कोरोना से डर क्यों? क्योंकि हम बीमार तभी होते हैं जब किसी रोगजनक के प्रति शरीर के द्वारा
प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जाती या फिर शरीर की प्रतिरक्षा उस रोगजनक को नष्ट नहीं कर पाती, तब हम बीमार होते हैं। भैया ये वायरस भी शरीर में आता है ना, तो इसके प्रति बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, अरे ये क्वेश्चन आया अभी ACF की एग्जाम में कि कोरोना वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA। अरे RNA तो ठीक है, लेकिन ये भी आया RNA किस प्रकार का पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड। तो कौन सा पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है किसमें, कोरोना वायरस में। रिसेंटली न्यू क्वेश्चन है, आ चुका है ACF के अंदर, राजस्थान RPSC के द्वारा जो एग्जाम हुई थी फरवरी में। देखना आगे, ये इस RNA के कारण हमारी बॉडी में क्या बनते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस बनते हैं जिनसे हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अब उस वायरस को मारने के लिए जो है शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। किसी व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है अच्छी, तब तो ठीक हो जाता है। किसी के शरीर में एंटीबॉडीज बन नहीं पाती पर्याप्त मात्रा में, बेचारा बीमार रह जाता है। ठीक है, इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना है, वैक्सीनेशन 100% करवाना है, जिससे एंटीबॉडीज बनेंगी, सबकी सुरक्षा है। आगे देखो, ग्लोबुलिन प्रोटीन समझ गई भाई, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा ही क्या बनती है, एंटीबॉडी। दो प्रोटीन कौन सी और हैं, वो हैं, एक है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। प्लाज्मा में 4 प्रकार की मुख्य प्रोटीन होती हैं, वन इज एल्ब्यूमिन, सेकेंड वन इज ग्लोबुलिन, थर्ड वन इज प्रोथ्रोम्बिन, और आखिरी प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन किस में काम आती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने के काम में आती हैं। किसका थक्का जमाने के, रक्त का थक्का जमाने के काम में आती हैं। शरीर में बनती कहाँ पर है, ये दोनों प्रोटीन यकृत में बनती हैं। ठीक है, अगर इन प्रोटीन की कमी हुई या अनुपस्थित हुई या किसी कारणवश अगर इन प्रोटीन में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो रक्त का क्या नहीं जमेगा, थक्का नहीं जमेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो आगे, ये 4 प्रोटीन का ध्यान रखना, बिल्कुल ये क्वेश्चन देती हैं एग्जाम के अंदर। अगला भाग आ जाओ भाई, अकार्बनिक भाग। अकार्बनिक भाग उस भाग को कहते हैं जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, देखो इसमें पाया जाता है Na+Cl-। हम भोजन में लेते हैं, ये पाचन की क्रिया के बाद में अवशोषण होता है, शरीर के अंदर पहुंचते हैं। अरे लोग क्या याद रखोगे तुम लोग भी, सोडियम जो है वो किस काम में आता है, क्लोराइड बॉडी में किस काम में आता है। सोडियम और क्लोराइड जो है बॉडी के अंदर शरीर के भीतर प्रासरण नियमन का काम करता है, पहली चीज, यानी दैहिक द्रव्य के अंदर लवणों की सांद्रता का नियमन करता है। दूसरी चीज, शरीर के अंदर ये Na+ क्या करता है, ये तंत्रिकाओं में सूचना के प्रवाह के लिए कार्य करता है। ठीक है, तीसरा क्लोराइड, अरे याद करो क्लोराइड शिफ्ट जो कि श्वसन तंत्र में होता है। सुनो मैं कदे कदे बीच में जा क्वेश्चन बता रहे हो ना, ऐते पढ़ोगा ना थारे याद आऊंगा बड़े। क्लोराइड विस्थापन क्या सुसंबंधित है, श्वसन तंत्र सुसंबंधित है, पढ़ लियो। हाँ, तो ये क्लोराइड किस में काम में आ रहा है, श्वसन के अंदर काम में आ रहा है। और क्या काम में आता है, K+ किस में काम में आता है, ये भी तंत्रिकाओं में सूचना के प्रवाह में काम में आता है। कार्बनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर। क्यों बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, परिवहन के लिए बनता है। और क्या होता है इसके अंदर, और ढूंढ लो, कैल्शियम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है भाई कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम इसलिए पाया जाता है, कैल्शियम किसमें, मसल्स में मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है, कैल्शियम नियंत्रण करता है। अरे और तो और सोचो, फोस्फेट, कैल्शियम और फोस्फेट कहाँ पाए जाते हैं, हड्डियों में पाए जाते हैं, जिसके कारण हड्डियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। आंसर दो फटाफट, शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, हाँ कमेंट में करके बता देना। देखो इसके अलावा और क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, अरे आयरन पाया जाता है। आयरन क्यों पाया जाता है, क्योंकि आयरन कहाँ होता है, अरे आयरन याद करो, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो वो भी किस में होता है, इस कार्बनिक भाग में होता है। देखो इसके अलावा और क्या होता है भाई, मैग्नीशियम भी होता है। अब आ जाओ इधर आगे, अन्य भाग, थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि आज की क्लास किसके नाम है, भाग मिल्खा भाग के नाम है, इसलिए क्लास थोड़ी सी स्पीड में चलेगी, ध्यान रखना है पकड़ करके। देखो
अन्य भाग और क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर और पाया जाता है अन्य भाग के अंदर ग्लूकोज, सबसे महत्वपूर्ण चीज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्त शर्करा कहते हैं इसको, ठीक है। नाम सुना होगा डायबिटीज का, अगर कितना मान होता है सीधा सीधा देख लो, किसी व्यक्ति के अंदर, सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो वह स्वस्थ है, अगर इससे ज़्यादा है तो वो बीमार है। अगर शर्करा की मात्रा 120 से ज़्यादा हो जाती है तो आप लोग अक्सर सुनते हो मेरे में 200 हो गई, मेरे में 300 हो गई, को बता 500 हो गई मेरे ग्लूकोज का मान, यानी डायबिटीज़ है, ठीक है। अगर इससे कम हो जाती है तो क्या होगा, तो भूख लग जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज की मात्रा 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, इसका मतलब वो क्या है, भूखा है। नहीं तो हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर पूरा बताऊंगा कैसे अप एंड डाउन होती है। देखो आगे, ग्लूकोज का ध्यान रखना। इसके बाद में बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स भी प्लाज्मा में ही होते हैं। शरीर में हार्मोन विभिन्न प्रकार के काम करवाते हैं और वो किस में होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। एंटीजन प्लाज्मा में मिक्स होते हैं, यानी रोग फैलाने वाले। आपको बताया अभी एंटीबॉडी किस में पाई जाती है, ये भी प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स, शरीर में जो एंजाइम्स हैं उनमें से भी कुछ कहाँ है, प्लाज्मा के अंदर होते हैं। इसी प्रकार से विटामिन्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन घुली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है, क्या नाइट्रोजन भी है, हाँ बिल्कुल, थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी आपको मिलेगी। बात समझ में आ गई। यानी इस भाग के अंदर और क्या मिलेगा, इसमें यूरिया भी मिलेगा भाई, इसमें यूरिक अम्ल भी मिलेगा, यानी जो उत्सर्जी पदार्थ है वो भी किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। देखो यूरिया किससे बनता है, ऑर्निथिन चक्कर से बनता है। ऑर्निथिन चक्कर कहाँ पूरा होता है, यकृत में पूरा होता है। मैं बता रहा हूँ बार बार, इस बार क्लास का पैटर्न बदल गया है, इस बार रिवीजन क्लासें हो रही है, साथ साथ पूरी बायोलॉजी दिमाग में घूमेगी। हर क्वेश्चन जो है किसी से रिलेटेड कहीं पर है, पूरा आपको करवाया जाएगा। पिछली बार तो हम केवल टॉपिक करवा रहे थे, इस साल पूरी बायोलॉजी साथ साथ चलेगी, कौन सा कहाँ पर काम में आता है। यूरिक अम्ल में भी बता देता हूँ, यूरिक अम्ल कौन से जीवों के अंदर उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जल का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, इसलिए यूरिक अम्ल जल में अर्धघुलनशील है, इसलिए वो अपने उत्सर्जी पदार्थ को किस रूप में त्यागते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में। ये था किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। आज मैं प्लाज्मा के बारे में ही बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूं मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख के बारे में। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उस आदमी की स्टोरी ऐसी है जो रुलाती है और हमें मोटिवेशन देती है कि हम जिन परिस्थितियों में पल रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम लोग बिल्कुल सोए हुए हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि वो लोग कौन सी परिस्थितियों में थे और उन्होंने क्या किया। मिल्खा सिंह जन्म कितनी तारीख का हुआ भाई, जन्म 20 नवंबर 1928, ठीक है। इस तारीख को जन्म लेने वाला मिल्खा सिंह उस समय कहाँ, ये जो स्थान था मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान के अंदर था, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये देखो परिवार जो था 15 सदस्यों का परिवार था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भारत का जब विभाजन हुआ तो उस स्थिति में, अभी देखना पूरी स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में क्या स्ट्रगल किया इस आदमी ने। जब भारत का विभाजन हुआ, इसके भाई बहनों को काट दिया गया, मार दिया गया, लेकिन फिर भी जो भाई बहन बचे उनको तिहाड़ जेल के अंदर कैद हुई। यही वो मिल्खा सिंह है जो इंडिया को एथलीट्स के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर, भारत का पहला एथलीट जिसने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ के अंदर। उसकी स्टोरी सुनो, देखा ना भाग मिल्खा मिल्खा, भाग मिल्खा सिंह मिल्खा, वो फिल्म देखी ना, वो क्यों देखी, क्यों देखनी चाहिए वो बता रहा हूँ। इसलिए देखना ये चीज, ये आदमी भारत के विभाजन के समय जेल गया, ठीक है, कुछ नहीं मिला, बेचारा जेल में रहा। जेल से मुक्त करने के लिए इसकी बहन ने अपने सोने के गहने बेचे, इसको जेल से मुक्त कराया। यही मिल्खा सिंह 1951 के अंदर इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट निकली, उस इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के अंदर ये गया और ये इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्शन हुआ। शुरू में मिल्खा सिंह ट्रेनिंग कर रहा था, ध्यान से सुनना, काम की चीज़ है। मिल्खा सिंह जब ट्रेनिंग कर रहा था, इसके ट्रेनर मिल्खा सिंह को और बाकी ट्रेनीज को आफ्टर ट्रेनिंग दूध मिलता था। ट्रेनर ये बोलता था जो सबसे पहले जाएगा उसको दूध ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। मिल्खा सिंह सबसे आगे तेज दौड़ता था और सबसे पहले जाकर के दूध लेता था।
ठीक है। जब ट्रेनर ने देखा कि मिल्खा दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ता है, तो ट्रेनर के दिमाग में आया मिल्खा सिंह में दौड़ने की स्पेशल एबिलिटी है। मिल्खा सिंह से पूछा गया तू इतना तेज क्यों दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? मिल्खा सिंह ने कहा दूध मिलेगा। क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मिल्खा सिंह के सामने टारगेट था एक कि मुझे क्या लेना है? दूध लेना है। अगर आप लोगों को जिंदगी में कुछ करना है ना तो गोल सेट कर लो। मिल्खा सिंह का गोल था दूध लेना है, इसलिए दौड़ता था तेज, उसका माइंड इधर उधर भटकता नहीं था। हम लोग क्यों नहीं सफल हो पाते? क्योंकि हमारे पास टारगेट नहीं होता। सुबह उठते हैं हम लोग, लेकिन उठने के बाद में क्या करते हैं? क्योंकि हमें हमारे दिन का कोई टारगेट नहीं है, हमें पता नहीं है दिन में क्या करना है। उठने के बाद में हमें क्या करना है, पूरे दिन में कोई टारगेट नहीं होता हमारा, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, शाम को वापस हो जाते हैं और यही प्रक्रिया चलती रहती है। और जब कंपटीशन की एग्जाम की डेट आ जाती है उस दिन सोचते हैं अब क्या करें। बाकी के समय क्या किया था भाई? वो भी तो समय था ना, उसको क्यों यूज नहीं किया? हमारी असफलता का सबसे पहला कारण क्योंकि हम लोग गोल सेट नहीं करते। हमारी नींद जब उड़ती है अर्ली इन द मॉर्निंग, पूरे दिन का हमारे पास कोई रूपरेखा नहीं होती। इस रूपरेखा नहीं होने के कारण ही हमारा हर दिन वेस्ट चला जाता है। अरे याद करो उस किसान को, या उस किसान से जाके पूछो, उसके पास भी हर रोज का टारगेट होता है कि आज जाकर के ये करूंगा खेत में, आज जाकर के ये करूंगा। देखना ये मिल्खा सिंह शुरू में दूध के लिए दौड़ता था। दूसरी बार जब मिल्खा ने देखा कि लोग गेम्स में जा रहे हैं, उनका कोट देखा। मिल्खा के दिमाग में इंडियन जो मार्क लगा हुआ जो कोट था, उसको देख करके मिल्खा के दिमाग में आया था कि मुझे ये कोट पहनना है। मिल्खा सिंह दूध के बाद में क्यों दौड़ा? क्योंकि उसको जो इंडियन जो स्पोर्ट्समैन थे वो जो कोट पहनते थे, उस कोट को देख करके उसके दिमाग में आया मुझे भी ये कोट पहनना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। मिल्खा सिंह उस कोट को पहनने के लिए दौड़ता था। गोल क्या है? एकदम क्लियर है गोल, यहाँ कोई डाइवर्सन नहीं है, कोई दूसरी सोच नहीं है। सोच एक ही है कि मुझे वो कोट पहनना है। मिल्खा सिंह उस कोट को पहनने के लिए दौड़ता था। तीसरी चीज, जब मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है, पाकिस्तान के अंदर जाता है, पाकिस्तान के कोच ने मिल्खा सिंह को डिमोटिवेट किया, उसको परेशान किया और बोला, आपको याद होगा उस मूवी के अंदर दिखाया हुआ है, मिल्खा सिंह ये तेरी आखिरी रेस है, याद रखना ये तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी रेस भी साबित हो सकती है। मिल्खा सिंह ने भी ऐसा ही आंसर दिया, सर दौड़ूंगा भी ऐसा ही कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी रेस हो। गोल देखो यहाँ पर, कहने का मतलब देखो, आखिरी रेस का मतलब इसके बाद में तुम्हारा कैरियर खत्म। मिल्खा ने भी यही कहा कि मैं दौड़ूंगा भी ऐसे ही कि मेरी आखिरी रेस हो। उसी रेस के अंदर मिल्खा सिंह जीता था और गोल्ड मेडल लेके आया था, और उसी पाकिस्तान ने मिल्खा सिंह को नाम दिया था फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख वहां से मिला था ये। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो कि ये ऐसे ही सफल होता चला जाएगा? नहीं, यही मिल्खा सिंह जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर गया तो वहां पर ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, माइंड अपसेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इंडियन था, बाहर गया, पहली बार इतनी तड़क भड़क दिखी, कुछ ऐसी मानसिक सोच और वजह की वजह से आप देखना उस मूवी के अंदर, यहां मैं उतना ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूं, उनकी वजह से मिल्खा सिंह का ध्यान भटका। यहां दूसरी चीज बता रहा हूं, पहला गोल सेट करो, गोल एक ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो गोल एक ही होना चाहिए। दूसरा, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, माइंड के अंदर व्यवधान नहीं आने चाहिए। मिल्खा के दिमाग में भी व्यवधान आए थे, इसलिए मिल्खा सिडनी के अंदर क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। रेस से पहले जो प्री क्वालिफाइंग रेस हुई थी उसके अंदर मिल्खा क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। ठीक है, और मिल्खा के क्वालिफाई नहीं करने का कारण जो है वो बता दिया मैंने, वो मानसिक रूप से डाइवर्ट हो गया, दूसरी बातें सोचने लग गया, गोल से भटक गया। हम लोग भी क्या करते हैं, गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन हमारा भी ध्यान भटकता है। कैसे? हम लोग मोबाइल में, सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट करते हैं, अदर एक्टिविटीज में। मैं कहता हूं आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो लेकिन निश्चित टाइम करो। आपको क्लास लेनी है, 9:15 बजे बायो की क्लास है, 4:15 बजे मैथ्स की क्लास है, तो क्लास से पहले आपको प्रिपेयर रहना है। आपका हर टाइम फिक्स होना चाहिए, मुझे सुबह 5 बजे याद उठना है, उसके बाद में ये करना है। अरे कपिल देव का स्टेटमेंट याद करो, कपिल देव ने कहा था मेरा 4 बजे स्टेडियम पहुंचने का टाइम है, न कि 4 बजे उठने का टाइम है।
बात समझ में आई। कपिल देव ने भी अपनी जीवनी में लिखा है कि मुझे प्रैक्टिस करने जाना होता है, लेकिन मेरा टाइम वो 4 बजे स्टेडियम में पहुंचने का है। हम लोग क्या करते हैं, 4 बजे कोई भी काम जो शुरू कर रहे हैं उसका टाइम उस काम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। नहीं, वो काम करना है तो उस काम के लिए टाइम वहां से शुरू ही होगा। हर दिन का मैनेजमेंट रखना है, हर काम का मैनेजमेंट रखना है। मोबाइल यूज करो, मूवी देखो, लेकिन वही देखो, वही करो जो आपको गोल की तरफ ले जाए, क्योंकि गोल अगर एक है तो काम भी वही होना चाहिए जो गोल के पास ले जाए। मैं नहीं कहता कि आप फिल्म मत देखो, मैं कहता हूं आप फिल्म देखो, मेरी कॉम देखो, 3 इडियट्स देखो, लेकिन देखो वो जो आपको गोल की तरफ ले जाए, वो मत देखो जो आपको आपके लक्ष्य से भटका दे। अरे वीडियो देखने हैं तो वो देखो जो आपको सफलता की तरफ ले जाएं, आपको अपने टारगेट की तरफ ले जाएं, आपको अपना कंपटीशन फाइट करने के लिए जाएं। वो मत देखो जिसमें कॉमेडी हो रही है या फिर आपको आपके रास्ते से भटक रहे हैं। जो आप देखते हो ये तेरी काली काली अखियां, है ना, ये काली काली अखियां जो है ना टाइम को इतना खराब कर देंगी ना, जिंदगी के अंदर काली अखियों से डरने लगने लग जाएगा। कहोगे भूतनी है, अंधेरा है, डर है। समझ गए ना चीज। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इसी फ्लाइंग सिख को जब इसके कोच ने ये देखा कि क्वालिफाई नहीं कर पाया, कोच ने धिक्कार दिया था मिल्खा सिंह को कि मिल्खा तूने मेरी मेहनत को खराब कर दिया, मेरे वो सारे टाइम को खराब कर दिया जो मैंने तेरे को दिया था, मेरा वापस कर दे। जब मिल्खा सिंह को कहा गया कि मेरा टाइम, मेरा वे जो मैंने प्रयास किया था, धन, सब XYZ एवरीथिंग जो मिल्खा को दिए थे वो वापस दे दे। मिल्खा को ऐसे लगा, जिंदगी में पहली बार इतना दुख हुआ उसको कि मैं आखिरकार इतना असफल क्यों हुआ। मिल्खा को पता चल गया मेरा ध्यान कहाँ था। छोड़ दिया मिल्खा ने, वो 100% मिल्खा ने छोड़ा और मिल्खा ने उसी दिन तय कर लिया अब मिल्खा दोबारा वो करके दिखाएगा जिसके लिए मिल्खा को जाना जाता है। यही मिल्खा सिंह दोबारा से प्रिपेयर हुआ और उन्हीं एशियन गेम्स के अंदर फिर गोल्ड मेडल के रूप में वो लेके आया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों, गोल सेट करो। गोल पहली चीज सफलता के लिए। कहते ना सफल नहीं होते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिंदगी में अगर सफल होना है, अचीवमेंट चाहिए, एक गोल सेट कर लो। उस गोल को प्राप्त करने के लिए जितना हार्ड वर्क करना है वो हार्ड वर्क सेट कर लो। ये काम करने हैं, बाकी के काम भी करो। मैं नहीं कहता बाकी के काम मत करो, लेकिन हर काम का टाइम होना चाहिए। तीसरी चीज, अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करो। आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के लिए शुरू के अंदर आप जो काम कर रहे हो, उस समय के साथ जैसे जैसे आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा, अपने आप को इंप्रूव करो। क्योंकि ब्रूस ली कहता था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 तरीके से मारता है, लेकिन मैं उस आदमी से डरता हूं जो एक ही किक का प्रैक्टिस 10,000 बार करता है। क्योंकि 10,000 बार करने वाले की मार इतनी घातक होती है, एक एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो नहीं बन पाओगे। इसीलिए सरदार जी कहते हैं ना भाई प्रैक्टिस करो। मैं वही कह रहा हूँ, सबको आती है बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चे कंबल ओढ़ के बोले ये तो आता है हमें, वो परीक्षा में आता है, तब वो आता है कहाँ जाता है, वो आता है ना वही हमें लेकर के पीछे चला जाता है। हर चीज़ की जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही बार वो मजबूत होगी। इसलिए थर्ड चीज़ सफलता के लिए स्टैंडर्ड इंप्रूव करो। स्टैंडर्ड इंप्रूव का मतलब ये है कि आपने जैसे कुछ सीखा उससे और ऊपर सीखने की कोशिश ललायत होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर आपने अप्लाई कर ली ना तो गोल भी मिलेगा और जीवन भी आनंदमय होगा। ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतना ही। मैं मुकेश कुमार आप सभी का AK47 ऑनलाइन क्लासेज के अंदर इसी प्रकार से हर रोज एक कहानी और एक टॉपिक के साथ आऊँगा, पूरी हिम्मत के साथ आऊँगा। और देखना 1 साल के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ कम से कम 100 बच्चे मैं ऐसे तैयार करूँगा जिनके अंदर इतना जोश और जुनून होगा जो ये कहेंगे हाँ आप लोगों की वजह से हमारी जीवन बदला, हम लोग एक सही मार्गदर्शन में, तब हमें वास्तविक खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।